गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेकर आए हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त कर चुके हैं, आज से हम आपको पास्ट टेंस के बारे में, और सबसे पहला पार्ट आपका पास्ट में इंडेफिनिट टेंस है जिसको आज हम अध्ययन कर रहे हैं सब मिलकर के। तो सबसे पहले हमें देखना है इसकी पहचान को। तो पहचान क्या है इसकी? ताथा, तीथी, तेथे, या, ई, ये, आ, ई, ए। अर्थात ये जो शब्द हैं वो क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में प्रयोग होते हैं। इन्हें देख के हम पहचान जाते हैं हिंदी वाक्यों को कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, और उसी के अनुसार हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें अगर इंग्लिश के सेंटेंस दिए गए हैं और इंग्लिश के सेंटेंस जो दिए हैं उनमें हमें एडवर्ब देखनी होती है, और उसको एडवर्ब के आधार पर ही हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं। तो ये एडवर्ब क्या है? नंबर 1 यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट, लास्ट कांस्टेंट। अर्थात ये वर्ड जो दिए गए हैं ये इंग्लिश सेंटेंस में कहीं ना कहीं छिपे होते हैं और मोस्टली अंत में होते हैं। तो इनके आधार पर हम पहचानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है। इसके अलावा सेकंड नंबर ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, ओफन, ओफनली, जनरली, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, यूजुअली आदि का प्रयोग करते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये ऑलवेज, एवर, नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी थे और यहाँ पर भी है। तो इसमें क्या है कि ये जो ऊपर टाइम था लास्ट वाला, तो इनके साथ में कहीं ना कहीं पास्ट टाइम छिपा होता है। क्या होता है? पास्ट टाइम छिपा रहता है। पास्ट टाइम, पास्ट टाइम बना रहता है, इससे हम पहचान जाते हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। साथ में डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, इस तरीके से ये वर्ड जो हमारे होते हैं इससे भी हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करते हैं, और इनके साथ में भी पास्ट टाइम आता है। पास्ट टाइम आता है। साथ ही मॉर्निंग और इवनिंग भी, मॉर्निंग इवनिंग इसमें भी पास्ट टाइम होता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पास्ट टाइम के बगैर पास्ट इंडेफिनिट अधूरा है। यानी बीते हुए कोई भी घटना है भूतकाल में घटित होती है, और वही वाक्य घटित जो होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इस तरीके से हम पहचानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने के नाते उसकी वर्ब जो हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करते हैं उसको उसी तरीके से जो हम इस लेक्चर में आगे अध्ययन करेंगे उन नियमों के आधार पर सही करते हैं। अब स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो हम इसको पहले समझें कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी का कार्य का करने वाला होता है, अर्थात डूअर्स जो कार्य का करने वाला है वो सब्जेक्ट है। बी यानी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो जो डूइंग वर्ब्स है जिनमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट जिस कार्य को किया जाता है वो कर्म कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। एंड अदर्स जो भी वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म के अलावा जो भी विशेष शब्द होते हैं, अलग से होते हैं, वो सब अदर्स के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके नोट की बात करते हैं। नोट में क्या है? B2 is used with all the subjects, अर्थात मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेम कल विद्यालय गया। इसको ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, प्रेम went to school yesterday।
अब हमने अपने वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया है और इसी के बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। हाँ, बात है नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस तरीके से हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है उस नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं स्ट्रक्चर को। और फिर इसमें इस साथ में ये भी जानना होता है कि जब डिड नॉट का प्रयोग होता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सिंपल सेंटेंस जो था अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। बात करते हैं नोट की। तो नोट में डिड नॉट प्लस V1 इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स। सभी कर्ता, चाहे वह सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों कर्ताओं के साथ हमेशा वर्ब की क्या करेंगे, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आपने अपना समय नष्ट नहीं किया, यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। इस तरीके से हमने अपने हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया। अब बात करते हैं एसपी नोट। एसपी नोट में क्या है, नंबर 1, इफ द गिवन सेंटेंस हैज हिंदी वर्ड कभी नहीं एट द प्लेस ऑफ नहीं के स्थान पर अगर कभी नहीं शब्द आ जाता है तो वी यूज नेवर टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो उसे अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम नेवर शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके स्थान पर डिड नॉट। i.e. दैट इज सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब आपने देखा कि नेवर का प्रयोग होते ही बने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इसको हम चाहें तो अपना इस तरीके से बॉक्स में भी लर्न करने के लिए दूर से समझ में आए बंद कर सकते हैं बॉक्स में। एग्जाम्पल, मैंने अपना समय कभी नष्ट नहीं किया। तो ट्रांसलेट करेंगे, आई नेवर वेस्टेड माई टाइम। मैंने अपना समय कभी नष्ट नहीं किया। फिर नंबर 2, इफ द गिवन सेंटेंस हैज हिंदी वर्ड मना किया एट द प्लेस ऑफ नहीं और कभी नहीं या कभी नहीं शब्द के स्थान पर मना किया शब्द का प्रयोग हुआ हो तो क्या करेंगे, देन वी यूज फॉरवर्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम इसके लिए फॉरवर्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। जस्ट आफ्टर फॉरवर्ड की ठीक बाद वी यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे आई का मी, ही का हिम, सी का हर आदि। तो उसके बाद टू इंफिनिटिव टू प्लस V1 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेट थिंग्स, फिर प्लस अदर्स ऑर्डरली क्रमानुसार। आइए इसका भी स्ट्रक्चर बनता है क्या, सब्जेक्ट प्लस फॉरवर्ड प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर्स। यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्पष्ट लिख लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या है, उसने मुझे अपनी पुस्तक देने से मना किया। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे कि फॉरवर्ड मी टू गिव हिज बुक, अर्थात उसने मुझे अपनी पुस्तक देने से मना किया। अब इसके बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। हाँ, अब बात
बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते ये हैं कि WH वर्ड है तो उसके नीचे अंडरलाइन क्रॉस अर्थात WH वर्ड आएगा तो उसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक वैसे ही नॉट के नीचे भी अंडरलाइन क्रॉस है, अगर नकारात्मक सेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या आपने अपना पाठ याद किया। इस तरीके से जब हमारा कोई हिंदी का वाक्य दिया होता है उसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना होता है, तो हमने उसे लिखा डिड यू लर्न योर लेसन। फिर इसी को नेगेटिव में लिया, डिड यू नॉट लर्न योर लेसन, क्वेश्चन मार्क। इसी को WH वर्ड के साथ लिया, ये WH वर्ड वाले दो हैं, तो व्हाई डिड यू लर्न योर लेसन, आपने अपना पाठ याद क्यों किया। नेक्स्ट नॉट के साथ व्हाई डिड यू नॉट लर्न योर लेसन, आपने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में क्या होता है, वही नंबर 1 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, एक सेंटेंस दिया उसके अंदर ब्लैंक है और ब्रैकेट में वर्ब है, उस वर्ब को ब्लैंक्स में सही रूप से भरना होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव चॉइस MCQ, अर्थात मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 4 विकल्प होते हैं A B C D, इनमें से हमें एक वर्ब को चूज करना होता है, चयन करना होता है सही वर्ब को, और उसको टिक करते हैं। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसी के बबल को A B C D में से एक को जो सही होता है उसको बबल को डार्क करना होता है। तो इसी के एग्जांपल में हमने ट्रांसलेट वाला तो पहले ही कर लिया है। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ही डॉट 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 दिस हाउस लास्ट ईयर, ब्रैकेट में बढ़ती है परचेज, तो परचेज्ड क्या होगा बेटा, परचेज्ड, परचेज्ड, और इसको अंडरलाइन किया। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट, दे डॉट 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 टू मार्केट यस्टरडे गो, तो इसमें क्या होगा, वेंट, क्या होगा बेटा, वेंट। क्यों, क्योंकि इसमें यस्टरडे दिया हुआ है एडवर्ब के रूप में, तो वो की सेकंड फॉर्म वेंट, और इसको हमने अंडरलाइन किया। अब ये दूसरी तरीके एक्सरसाइज कर ले। तो तीसरे जो हमारा चूज द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट आंसर है, तो हमें ABCD में से किसी तरीके से एक को सेलेक्ट करना होता है। उसको भी हमने यहाँ देखा एक्सरसाइज में कि सी डॉट 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 मी इन माय डिफिकल्ट टाइम लास्ट ईयर, तो यहाँ ABCD 4 जो विकल्प दिए हैं उससे हमें देखना होगा A हेल्प, B हेल्प्स, C हेल्प्ड, D विल हेल्प। तो इसमें से देखा कि हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है, अर्थात ये गलत आंसर। हेल्प्स ये भी गलत है क्योंकि सी के साथ हेल्प्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, गलत आंसर है। और ये लास्ट ईयर दिया है एडवर्ब के रूप में, और ये सी हेल्प्ड आंसर सही है, हमने इसको चयन किया। और फिर बी विल हेल्प यू फ्यूचर को शो कर रहा है, अर्थात ये आंसर भी गलत है। अब होता यह है सेकंड वाले एग्जांपल में कि स्टूडेंट्स डॉट 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 हार्ड फॉर दिस एग्जाम लास्ट टाइम, पिछले समय विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। तो इसमें क्या है, ABCD 4 विकल्प हैं, 4 में से कौन सा सही है, स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, मींस ये गलत है। स्टडीड डी आंसर सही है, स्टडी पास्ट टेंस को शो कर रहा है, और ये लास्ट टाइम आ गया, क्लियर है। विल फ्यूचर को शो करता है, ये भी गलत है। और डी आर स्टडीइंग ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस को शो करता है, ये गलत है। इस तरीके से हमने अपने इन आंसर्स को सही किया, और हम इनके आंसर को सही करके अलग से भी लिख सकते हैं जब पूछा जाता है। तो पहले आंसर में हमारा पहला कौन सा विकल्प सही था, सी, और सी के लिए हमने लिख दिया हेल्प्ड।
और जो दूसरा आंसर था, दूसरे आंसर में हमने क्या देखा, बी आंसर सही था और बी को भी अल्टरनेट लिखा और उसमें है स्टडीड। स्टडी। इस तरीके से हमने अपने एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया, सीखा, समझा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको भी समझ में बहुत अच्छे से आएगा और उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे, अपनी लाइफ में भी इसका हमेशा प्रयोग करते रहेंगे। थैंक यू। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते ये है कि WH वर्ड है तो उसके नीचे अंडरलाइन क्रॉस अर्थात WH वर्ड आएगा तो उसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक वैसे ही नॉट के नीचे भी अंडरलाइन क्रॉस है, अगर नकारात्मक सेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या आपने अपना पाठ याद किया। इस तरीके से जब हमारा कोई हिंदी का वाक्य दिया होता है उसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना होता है तो हमने उसे लिखा डिड यू लर्न योर लेसन। फिर इसी को नेगेटिव में लिया, डिड यू नॉट लर्न योर लेसन, क्वेश्चन मार्क। इसी को WH वर्ड के साथ लिया, ये WH वर्ड वाले दो हैं तो व्हाई डिड यू लर्न योर लेसन, आपने अपना पाठ याद क्यों किया। नेक्स्ट नॉट के साथ व्हाई डिड यू नॉट लर्न योर लेसन, आपने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में क्या होता है, वही नंबर 1 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, एक सेंटेंस दिया उसके अंदर ब्लैंक है और ब्रैकेट में वर्ब है, उस वर्ब को ब्लैंक्स में सही रूप से भरना होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव चॉइस MCQ, अर्थात मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 4 विकल्प होते हैं A B C D, इनमें से हमें एक वर्ब को चूज करना होता है, चयन करना होता है सही वर्ब को और उसको टिक करते हैं और कंपटीशन एग्जाम में उसी के बबल को A B C D में से एक को जो सही होता है उसको बबल को डार्क करना होता है। तो इसी के एग्जांपल में हमने ट्रांसलेट वाला तो पहले ही कर लिया है। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ही डॉट 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 दिस हाउस लास्ट ईयर ब्रैकेट में बढ़ती है परचेज, तो परचेज्ड क्या होगा बेटा, परचेज्ड, परचेज्ड और इसको अंडरलाइन किया। फिर इसके बाद सेकंड टॉप दे डॉट 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 टू मार्केट यस्टरडे गो, तो इसमें क्या होगा, वेंट, क्या होगा बेटा, वेंट। क्यों, क्योंकि इसमें यस्टरडे दिया हुआ है एडवर्ब के रूप में, तो वो की सेकंड फॉर्म वेंट और इसको हमने अंडरलाइन किया। अब ये दूसरी तरीके एक्सरसाइज कर ले तो तीसरे जो हमारा चूज द करेक्ट फॉर्म करेक्ट आंसर है तो हमें ABCD में से किसी तरीके से एक को सेलेक्ट करना होता है, उसको भी हमने यहाँ देखा एक्सरसाइज में कि सी डॉट 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 मी इन माय डिफिकल्ट टाइम लास्ट ईयर, तो यहाँ ABCD 4 जो विकल्प दिए हैं उससे हमें देखना होगा A हेल्प, B हेल्प्स, C हेल्प्ड, D विल हेल्प। तो इसमें से देखा कि हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है अर्थात ये गलत आंसर। हेल्प्स ये भी गलत है क्योंकि इसी के साथ हेल्प्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, गलत आंसर है। और ये लास्ट ईयर दिया है एडवर्ब के रूप में और ये C हेल्प्ड आंसर सही है, हमने इसको चेक किया। और फिर B विल हेल्प यू फ्यूचर को शो कर रहा है अर्थात ये आंसर भी गलत है। अब होता यह है सेकंड वाले एग्जांपल में कि स्टूडेंट्स डॉट 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 हार्ड फॉर दिस एग्जाम लास्ट टाइम, पिछले समय विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। तो इसमें क्या है, ABCD 4 विकल्प हैं, 4 में से कौन सा सही है, स्टडी,
प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, मींस ये गलत है। स्टडीड, डी आंसर सही है। स्टडीड पास्ट टेंस को शो कर रहा है और ये लास्ट टाइम आ गया, क्लियर है। विल फ्यूचर को शो करता है, ये भी गलत है। और डी आर स्टडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है, ये गलत है। इस तरीके से हमने अपने इन आंसर्स को सही किया और हम इनके आंसर को सही करके अलग से भी लिख सकते हैं जब पूछा जाता है तो पहले आंसर में हमारा पहला कौन सा विकल्प सही था, सी। और सी के लिए हमने लिख दिया हेल्प्ड। और जो दूसरा आंसर था, दूसरे आंसर में हमने क्या देखा, डी आंसर सही था और बी को भी अल्टरनेट लिखा और उसमें है स्टडीड। स्टडीड। इस तरीके से हमने अपने एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया, सीखा, समझा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको भी समझ में बहुत अच्छे से आएगा और उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। अपनी लाइफ में भी इसका हमेशा प्रयोग करते रहेंगे।